गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 2 पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है पथिक, है ना। तो पथिक जो पाठ है उस पाठ के रचनाकार कौन है? पथिक पाठ पढ़ेंगे और इस पाठ के रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। राम नरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय सबसे पहले देखते हैं। ये जो थे वो कृषक परिवार में जन्मे हुए थे। इनका जन्म 1881 में हुआ था और धर्मनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा, राष्ट्रभक्ति की भावना के रूप में इन्होंने जो है अपना परिचय दिए हैं। दृढ़ता, निर्भीकता और आत्मविश्वास के गुण उन्होंने अपने परिवार से मिले थे। राम नरेश त्रिपाठी की प्रारंभिक जो शिक्षा है वो प्राइमरी स्कूल की शिक्षा गांव में ही पूरी हुई। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला विषयों पर उन्होंने क्या किया है, अध्ययन किया, स्वयं किया है, प्राइवेट, है ना। उसके बाद में उनकी रचनाएं देखते हैं। राम नरेश त्रिपाठी ने कविता, कहानी, उपन्यास, जीवनी, संस्मरण, बाल साहित्य आदि उन्होंने लिखे हैं। अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने लगभग 200 पुस्तकें लिखी हैं। ग्राम गीतों का संकलन करने वाले वे हिंदी के प्रथम कवि थे जिन्होंने कविता कौमुदी के नाम से हम जानते हैं, जाना जाता है। उन्होंने क्या किया है, गांव की जो कविताएं हैं उन कविताओं का संग्रह किए हैं जिसका नाम है कविता कौमुदी। इस महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उन्होंने जो है गांव-गांव में जाकर दिन रात भर घरों के पीछे बैठकर सोहर और विवाह गीतों को सुना और चुना। वे गांधी जी के जीवन और कार्यों से अत्यंत प्रभावित थे। उनकी मुख्य रचनाएं जो हैं खंड काव्य में है मिलन, पथिक, स्वप्न, कविता संग्रह है मानसी जो फुटकर कविता की संग्रह है। उसके बाद में है संपादन, कविता कौमुदी 8 भाग में है। उसके बाद में है आलोचना, गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता का आलोचना भी उन्होंने लिखा है। साहित्यिक विशेषता, राम नरेश त्रिपाठी जी एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न के कलाकार हैं। उन्होंने अपने समय के कवियों, प्रिय विषय, समाज सुधारकों के स्थान पर रोमांटिक विषयों पर जो है उन्होंने क्या किया है, प्रेम गीत लिखा है। आ जाते हैं पाठ का संक्षिप्त परिचय। ये पाठ में आपको किस बारे में बताना चाहते हैं। पथिक के माध्यम से कवि राम नरेश त्रिपाठी आपको क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। इसमें कवि जो है क्या किए हैं, प्रकृति की जो सौंदर्य है, सुंदरता है, उस पर मुग्ध होकर संसार से विरक्ति पाने के लिए और वहीं बसने की अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा है ना। क्या करना चाहते हैं, इस संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं। यहाँ किसी साधुजन द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश सेवा का व्रत लेता है। राजा द्वारा उसे मृत्युदंड मिलता है परंतु उनकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। सागर के किनारे खड़ा पथिक जो होता है, पथिक मतलब जानते हैं आप, पथिक का मतलब होता है राहगीर, रास्ता चलने वाला। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर, मनोहर, उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम जो है उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। स्वच्छंदतावादी इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग देखने को मिलता है। आ जाते हैं कविता की ओर। पहला कविता क्या कहता है, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंगा निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नम्हे वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यह चाहता मन है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की पथिक नामक पाठ से लिया गया है और इसकी रचयिता श्री राम
राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, है ना। अब देखते हैं कठिन शब्द क्या है। सबसे पहले कठिन शब्द देखते हैं प्रतिक्षण। प्रतिक्षण का मतलब क्या होता है? हर समय। नूतन मतलब होता है नया, वेश रूप बोलते हैं, है ना। रंग बिरंग रंगीन। निराला मतलब होता है अनोखा। रवि सूर्य। सम्मुख मतलब होता है सामने। थिरक मतलब होता है नाचना। नभ नभ मतलब आकाश। वारिदमाला बादलों का समूह। नील मतलब होता है नीला। मनोहर मन को मोहने वाला सुंदर। गगन आकाश। घन मतलब होता है बादल। विचरना मतलब होता है घूमना। विचरू मतलब घूमना, विचरण करना। ठीक है, तो ये हो गया कठिन शब्द। संदर्भ बता दिया। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पथिक कविता से ली गई है। इसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि जो है पथिक की अनुभूति को व्यक्त किया है। वह समुद्र किनारे खड़ा होकर के उनके सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। आ जाते हैं व्याख्या की ओर। व्याख्या क्या होगा? प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंगा निराला पथिक समुद्र के किनारे प्रकृति के रूप पर मुग्ध होकर के कह रहा है ना। उस पर मोहित होकर के क्या कहता है कि मैं प्रत्येक क्षण परिवर्तित होने वाला प्रकृति का यह जो रूप है अद्भुत है। मेरे सामने सूर्य और बादलों का समूह है ना। यहाँ पे प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंगा निराला, है ना। यहाँ जो है प्रत्येक क्षण में परिवर्तित होने वाला जो प्रकृति का रंग है वह बहुत ही अनोखा है, अद्भुत है। मेरे सामने क्या हो रहे हैं? रवि और बादलों का समूह ना, वारिदमाला क्या हो रहे हैं? इधर उधर नाच रहे हैं। मेरे सामने क्या है? सूर्य है और बादलों का समूह है। इनके सौंदर्य को देख करके ऐसा लगता है मानो बादलों की मंडली नित नए और रंग बिरंगे रूप बना करके क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। नीचे मनोरम, नीचे नील, नील मतलब नीला समुद्र। मनोहर ऊपर नील गगन है ना। नीचे क्या है? नीले रंग का समुद्र बहुत ही सुंदर लग रहा है और ऊपर क्या है? नीला आकाश है। मेरा मन, है ना। आगे क्या लिखे हैं? घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। मेरा मन चाहता है, ऐसे में बोल रहे हैं ना, ऐसी स्थिति में मेरा मन चाहता है कि मैं क्या करूं? इन बादलों के बीच में बैठ करके सानंद सा क्या करूं? सानंद से मैं क्या करूं? विहार करूं, विचरण करूं। ठीक है, समझ में आया? तो ये है आपका पहला पंक्ति। इस पहला पंक्ति में क्या किए हैं? विशेष जो देखते हैं, कवि ने प्रकृति की जो है अत्यंत ही सुंदर सजीव मनोरम जो है वर्णन किया है। उसके बाद में बादलों द्वारा जो नृत्य करने पर क्या है? मानवीकरण अलंकार है ना। कोमल और मधुर शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। तत्सम मतलब होता है संस्कृत के शब्द जैसे नूतन, वेश, रवि। ठीक है, ये सभी क्या है? तत्सम शब्द हैं। अगला पंक्ति में आ जाते हैं। अगला पंक्ति किस प्रकार से है कि रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिन बहता है, हरदम यह हौसला हृदय के, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। यहाँ पे अब अगला जो पंक्ति है उसका कठिन शब्द देखते हैं। शब्दार्थ पहले देख लेते हैं। शब्दार्थ क्या है? पहला कि रत्नाकर, रत्नाकर किसको बोलते हैं? समुद्र को। मलयालिन बोलते हैं, मलय पर्वत से आने वाली खुशबू को बोलते हैं, सुगंधित हवा को मलया अनिल। मलय अनिल, मलय मतलब होता है पर्वत, मलय पर्वत, है ना। अनिल मतलब होता है हवा। तो मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित खुशबू को मलयालिन कहा जाता है। हौसला मतलब होता है उत्साह। विस्तृत मतलब होता है बड़ा या फैला हुआ। ठीक है, फैला हुआ, ये विस्तृत होता है।
अब देखते हैं, संदर्भ तो पहले से बता दिया गया है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की पथिक नामक पाठ से लिया गया है और इसकी रचयिता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी है। प्रसंग, इस पंक्ति में पथिक सागर के किनारे खड़ा हुआ है, सामने सूर्योदय हो रहा है और वह इस शोभा पर मुक्त है। वह समुद्र की गर्जन, सुगंधित हवा को लक्ष्य करके अपने प्रिय से क्या बातें कह रहा है उसका वर्णन कर रहे हैं। व्याख्या, मेरे सामने रत्नाकर गर्जन करता है। कवि जो है कह रहे हैं कि मेरे सामने, पथिक कह रहा है ना, कवि कह रहे हैं और पथिक कह रहा है। पथिक क्या कहता है कि मेरे सामने समुद्र गर्जन तर्जन कर रहा है ना, गरज रहा है। साथ ही मलयगिरी पर्वत से निकलने वाली सुगंधित खुशबू बह रही है। हे प्रिय, है ना, क्या कह रहे हैं? हे प्रिय, इन्हें देखकर मेरे मन में यह उत्साह पैदा होता है कि मैं इस विशाल, विस्तृत और महान सागर रूपी घर के कोने पर, यहाँ पे लिखा है कि भरा रहता है, हरदम यहाँ हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है कि हे प्रिय, मेरे हृदय में यह क्या करता है? हरदम यही हौसला भरता है कि मैं इस विशाल, विस्तृत, महिमामय, महान सागर रूपी घर के कोने कोने में जाऊं, है ना, कोने कोने की लहरों पर बैठ विचरूं जी भर के, है ना, इसकी लहरों पर बैठूं और जी भर के उस पर विचरण करूं। किसके कोने कोने में जाऊं बोल रहे हैं? समुद्र के कोने कोनों में। किसकी सहायता से जाऊं बोल रहे हैं? लहरों के माध्यम से, है ना, इसके लहरों के माध्यम से, इसकी लहरों पर बैठ कर के मैं समुद्र के कोने कोने पर विचरण करूं। देखते हैं विशेष क्या है। विशेष क्या है? प्रकृति का वर्णन किया गया है। कवि जो है प्रकृति प्रेमी है, वह समुद्र के हर रूप को क्या करता है? बारीकी से वर्णन करता है। भाषा सरल एवं सहज और प्रवाहमयी है। कोने कोने में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति अलंकार है, बार बार 2 बार आया है वही शब्द। प्रिय के माध्यम से संबोधन शैली का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए ये दोनों पंक्ति की व्याख्या, अगली पंक्ति की व्याख्या हम कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।